हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज से हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 को करने वाले हैं, जो आपको हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका MCQ बेस्ड रहेगा और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहेगा। तो हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे आपका MCQs वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए और थ्योरी वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यह आपका हिंदी में ही रहेगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको हिंदी में स्टडी मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको यह क्लास एकदम महत्वपूर्ण और एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको मिलने वाली है। मैंने आपको इसमें जो ऑफिशियल एक्ट है उसका ही हिंदी वर्जन आपके लिए मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रीड कर सकते हो। मैंने आपको इस एक्ट को बहुत इजी तरीके से समझा दिया है, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अभी सिर्फ इसका 2009 का जो एक्ट आया था उसको ही करा रहा हूं। इसमें जो आपके समय समय पर संशोधन हुए हैं उसको हम जैसे हमारे एक्ट होगा उसके बाद हम उसको अपना देख लेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके सारे जितने भी आपके फैक्ट होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे पॉसिबल, सारे आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। लेकिन आपको उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा, जिससे आपको हमारे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग का बच्चों ने बोला था, उसको भी हम करेंगे। लेकिन पहले थोड़े एक्ट्स कर लें, जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं आज की क्लास में हमको कैसा क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता दूं, जो आपको पेपर में बहुत काम आने वाली है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमने CCS कंडक्ट रूल 1964 को कंप्लीट कर लिया है और LTC रूल 1988 को कंप्लीट कर लिया है। जो CCS कंडक्ट रूल है, इसके हमने थ्योरी और MCQ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और जो LTC रूल है, इसकी मैं थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके MCQs अभी जारी रहेंगे। मतलब अभी आपके इसके MCQs और अपलोड किए जाएंगे, है ना। तो अभी जो आपका LTC रूल है उसके अभी MCQs एंड नहीं हुए हैं, उसके लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है, जो आपको हरि सिंह गौर में जो MTS की पोस्ट होने वाली है उसमें तो बेहद काम आने वाली है। इसके साथ ही चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप बैंकिंग का, MPSI का, अभी छात्रावास अधिरक्षक का पेपर होने वाला है, उसमें आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना जहां पर आपको कंप्यूटर आने वाला है, आपको हमारे लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम देखते हैं कि हमको केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में किन किन बातों को ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको यह डिस्क्रिप्टिव पेपर और MCQs पेपर दोनों में काम आने वाला है। जितने भी आपके पॉसिबल MCQs होंगे मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा। हालांकि इसके अलावा भी हम इसकी MCQ सीरीज़ लेके आएंगे, इसमें आपके 100+ MCQs होने वाले हैं। तो जैसा आप हेडिंग देखकर समझ गए होंगे कि आज हम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इसके नीचे लिखा हुआ है 2009 का अधिनियम संख्यांक 25। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जितने भी अधिनियम पढ़ोगे तो आपको उनकी संख्यांक याद रखना है कि कौन क्या संख्यांक है ना, क्या उसका नंबर है एक्ट का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 है, इसका संख्यांक क्या है, 25 है। तो आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि संख्यांक कितना है। संख्यांक है 25। इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए। फिर इसके साइड में आपको एक डेट दी हुई है 20 मार्च 2009। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको एक डेट दी गई है 20 मार्च 2009। तो यह डेट क्या है, पारित होने की तारीख है। क्या है यह, पारित होने की तारीख है। तो आपको इसको भी 3 स्टार लगाना है। आपसे पूछ लेगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 किस वर्ष पारित किया गया। तो किस वर्ष पारित किया गया था, 2009 में। अगर कंप्लीट डेट पूछ ले तो 20 मार्च 2009। समझ आ गया है। ये तो पारित का देख लिया है। अब लागू भी पूछ सकता है कि लागू कब हुआ है, तो उसको मांगे देखेंगे। फिर इसके बाद अब हमको इसमें देखना रहेगा, इसमें लिखा हुआ है भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से
यह अधिनियमित हो। मतलब आपको पता होना चाहिए, आपसे प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 है, यह गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में, 60वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया था। तो यह भी आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमने 3 चीज़ इसमें देख ली हैं, तीनों चीज़ आपकी न्यूमेरिकल डेटा वाली हैं। एक तो आपको इसका संख्यांक याद रखना है क्या होगा, दूसरी इसमें चीज़ है पारित, कि कब पारित किया गया, तो आपको इसको भी पता होना चाहिए। तीसरा इसमें है कि किस वर्ष में, तो 60वें वर्ष में, है ना, 60वें वर्ष में, तो आपको इसको भी विशेष रूप से याद रखना है। फिर हम इसमें अब देखने वाले हैं जो इसमें मुख्य प्रावधान है, तो आपको मुख्य प्रावधान देखने मिलेंगे। ऐसा कि इसमें पहला जो बिंदु है, इसमें आपको संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आपको देखने को मिलेगा। आपको पता होगा, आप जो भी अधिनियम पढ़ते हो उसमें सबसे पहला आपका पॉइंट संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ही आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको 2 प्रावधान दिए हुए हैं। पहला तो क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 है, तो उसका नाम आपको पता होगा। और दूसरी इसमें बात लिखी हुई है 15 जनवरी 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। तो यह डेट आपको अति महत्वपूर्ण है। हमने पारित होने की डेट ऊपर देख ली थी कि पारित होने की डेट क्या है, 20 मार्च 2009 है। क्या है पारित होने की डेट, 20 मार्च 2009। यदि अगर आपसे पूछ ले कि लागू होने की डेट क्या है, किसकी लागू होने की डेट, तो लागू होने की डेट क्या हो जाएगी, 15 जनवरी 2009। क्या हो जाएगी, 15 जनवरी 2009। तो दोनों डेट आपको याद रखना है, दोनों की दोनों डेट आपको बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इतना समझ आ गया है, जल्दी से बताइए मेरे को, कितना समझ आ गया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कंप्लीट कोर्स फ्री में कराने वाले हैं, है ना। आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब ही काफ़ी रहेगा हमारे लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे को इसका लाभ मिल सके। तो बताइए, समझ आ गया इतना, तो हम आगे बढ़ें क्या। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम उनको क्लास के आखिरी में अलग से एक डाउट सेशन लेके आएंगे यूट्यूब पे, उसमें हम आपके डाउट सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बीच क्लास में आपके डाउट्स नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, अब दूसरा इसमें प्रावधान क्या है, दूसरे रूल में इसमें क्या लिखी हुई है, परिभाषाएं दी हुई हैं कि परिभाषाओं में आपको क्या क्या मतलब देखने को मिलेंगे। तो इसमें लिखा है, इस अधिनियम में इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो कोई काम का नहीं है। अब आपको जो काम का होगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसमें आपको एक विद्या परिषद करके एक टर्म मिलेगा, जिसका मतलब क्या है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद। क्या होगा विद्या परिषद का मतलब, जो यूनिवर्सिटी में जो विद्या परिषद होगा उसको ही विद्या परिषद बोला जाएगा। फिर दूसरा इसमें एक टर्म लिखा हुआ है, शैक्षणिक कर्मचारी वृंद से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारी वृंद अभिप्रेरित हैं जो अध्यादेश द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी वृंद के रूप में अभिहित किए जाएं। ठीक है। तीसरा इसमें है अध्ययन बोर्ड। तीसरा क्या इसमें, अध्ययन बोर्ड। तो अध्ययन बोर्ड से विश्वविद्यालय के किसी विभाग का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है। चौथा इसमें है महाविद्यालय। महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय अभिप्रेत है। फिर इसमें कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं। फिर इसमें सभा, सभा से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है। फिर है विभाग, तो विभाग से कोई अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केंद्र भी शामिल हैं। फिर इसमें है दूर शिक्षा पद्धति। तो दूर शिक्षा पद्धति से संचार के किसी माध्यम जैसे प्रसारण, टेलीविज़न प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार, पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किन्हीं 2 या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है। तो इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा दी जाएगी। आपको माध्यम आपको ऊपर बता दिए गए हैं। फिर इसमें कर्मचारी, तो कर्मचारी से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति
अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक, अन्य कर्मचारीवृंद भी हैं। फिर आपको इसमें दिया हुआ है कार्य परिषद। कार्य परिषद से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद अभिप्रेत है। फिर इसमें है छात्र निवास से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की इकाई अभिप्रेत है। फिर इसमें है संस्था। तो संस्था से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जो महाविद्यालय नहीं है। तो आपको मैं जितने भी टर्म बता रहा हूँ आपको ध्यान से टर्म को सुनना है। हालांकि इनसे एग्जाम में जो प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर है, फिर भी हमको इसको बहुत अच्छे से करना है ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको बहुत अच्छे से एग्जाम में अटैम्प्ट करके आ सकें। फिर इसमें है प्राचार्य। तो प्राचार्य से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जहाँ कोई प्राचार्य नहीं है वहाँ प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक रूप से नियुक्ति व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के ना होने पर उप आचार्य के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति है। फिर इसमें है विनियम से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत हैं। फिर लिखा है इसमें विद्यालय। तो विद्यालय से विश्वविद्यालय का अध्ययन विद्यालय अभिप्रेत है। फिर इसमें परिनियम और अध्यादेश से क्रमशः तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं। फिर इसमें आपको एक वर्ड और है विश्वविद्यालय के अध्यापक। तो विश्वविद्यालय के अध्यापक से आचार्य, सहवृद्ध आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालन करने हेतु नियुक्त किए जाएं और अध्यादेश द्वारा अध्यापक के रूप में अभिहित किए जाएं। और आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमने इसमें क्या क्या टर्म देखे हुए हैं। एक बार प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिए। समझ आ गया है? चलिए अब इसमें पेज है सेकंड पेज में इसमें आपको एक लास्ट टर्म और दिया हुआ है विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया है? तो हमने देख लिया है कि आपको इसमें क्या क्या आपको महत्वपूर्ण फैक्ट काम आने वाले हैं। तो पहला आपको संख्यांक याद होना चाहिए। दूसरा आपको कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, आपको इसको भी पता होना चाहिए। गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया, आपको इसको पता होना चाहिए। फिर परिभाषाओं में आपका सारा कॉमन सेंस बेस्ड है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखना है रूल थर्ड में विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो आपको इसके साथ साथ आपको रूल भी याद रखना है कि रूल 1 में क्या है, रूल 2 में क्या है, रूल 3 में क्या है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रूल 3 जिसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 कोष्टक में है 1973 का मध्य प्रदेश अधिनियम 22 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश राज्य में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1973 का राष्ट्रपति अधिनियम 10 के अधीन स्थापित उत्तराखंड राज्य में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इस अधिनियम के अधीन क्रमशः गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित होंगे। तो आपको इसमें 3 फैक्ट याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान था, तो इसमें कितने विश्वविद्यालय थे? मेनली इसमें आपके 3 थे। एक आपका एमपी का कौन सा हो गया? डॉक्टर हरि सिंह गौर। दूसरा आपका हो गया छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास और तीसरा आपका हो गया
उत्तराखंड का हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो आपको तीनों विश्वविद्यालय किस राज्य में है, आपको विशेष रूप से इस चीज़ को याद रखना है। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के मुख्यालय क्रमशः बिलासपुर, सागर और श्रीनगर में होंगे। तो इस पे आप जितने आप स्टार हो सके उतने स्टार लगा लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको या तो मैथ्स में दे देंगे वो, या डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन में आपको देहरादून भी मिल जाएगा, नैनीताल मिल जाएगा, धर्मशाला मिल जाएगा, श्रीनगर मिल जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा, श्रीनगर में होगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर का कहाँ पर होगा, सागर में होगा। और जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, बिलासपुर में होगा। बिलासपुर कहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। सागर मध्य प्रदेश में आता है। और श्रीनगर कहाँ पर आता है, जम्मू में आता है। लेकिन जो इसका एक्ट के तहत था, इसको उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। तो समझ आ गया आपको। चलिए फिर तीसरी इसमें क्या बात है, तीसरी इसमें बात लिखी हुई है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की अधिकारिता क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा जिलों तक, मध्य प्रदेश राज्य के सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, दमोह जिलों तक तथा उत्तराखंड राज्य के चामोली, देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों तक विस्तारित होगी। तो इस पर भी आप 3 स्टार लगा लीजिए। मैं बता रहा हूँ कैसे प्रश्न बनेगा। आपको प्रश्न आ जाएगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का आधिकारिक क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में आपको सागर आ जाएगा, दमोह आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा और भोपाल आ जाएगा। तो सरल हो जाएगा, तो आप भोपाल लगाओगे, है ना। तो ऐसे आपको तीनों विश्वविद्यालय के आपको आधिकारिक क्षेत्र पता होने चाहिए। देखो मैं इसको आपको यहाँ पे तीनों के जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है मैं बता दे रहा हूँ। 1 सेकेंड। देखिए, अगर आपसे हरि सिंह गौर का पूछे तो हरि सिंह गौर के कितने ज़िले हैं, पहले तो आपको ज़िले डेटा में याद होने चाहिए। तो टोटल कितने ज़िले इसमें हैं, तो इसमें टोटल आपके ज़िले होंगे 5। कितने ज़िले होंगे, 5। अधिनियम के तहत इसमें 5 अब बढ़ गए हैं, वो बात अलग है। लेकिन अधिनियम में सिर्फ आपके इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया था। 5 कौन कौन से ज़िले हैं, सागर, सागर में इसका क्या है, मुख्यालय है, आपको पता है। दूसरा आपका इसमें टीकमगढ़ हो जाएगा। तीसरा इसमें आपका छतरपुर हो जाएगा। चौथा आपका इसमें पन्ना हो जाएगा। और 5वां आपका इसमें क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा हो जाएगा। तो छिंदवाड़ा को आपको विशेष रूप से याद रखना है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि इसका आधिकारिक क्षेत्र छिंदवाड़ा में भी शामिल है। फिर दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी गुरु घासीदास। कौन सी है, गुरु घासीदास। ये कहाँ पर है, आपकी छत्तीसगढ़ में है। इसमें कितने ज़िले हैं, तो इसमें मेल लिया आपके 3 ज़िले हैं, जिसमें से आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिलासपुर में है। दूसरा आपका इसमें रायपुर में है आधिकारिक क्षेत्र। और लास्ट इसमें आपका सरगुजा, क्या है, सरगुजा। तो आपको याद रखना है गुरु घासीदास के 3 ज़िले हैं आधिकारिक में और हरि सिंह गौर के 5 हैं। वर्तमान में मैं आपको बता दूंगा कि कितने हो गए हैं, लेकिन 2009 के अधिनियम के तहत सिर्फ इसमें 5 थे, ठीक है। फिर लास्ट है आपका हेमवती नंदन। कौन सा है, हेमवती नंदन बहुगुणा वाला, उत्तराखंड का। तो इसमें आपके कितने ज़िले शामिल हैं, इसमें आपके 7 ज़िले शामिल हैं। और 7 के नाम मैंने आपके यहाँ बहुत अच्छे से बता दिए हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। चामोली, देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले, ठीक है। चलिए फिर इसमें चौथा पॉइंट क्या है, तो इसमें चौथा पॉइंट है, विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नामों और क्षेत्रीय अधिकारिता के साथ निगमित निकायों के रूप में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कोई काम का नहीं है। फिर इसमें 5वां जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, उपधारा 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय का मुख्यालय वह होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो आपको इसको याद रखना है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो मुख्यालय हैं, इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, जब वह
राजपत्र में अधिसूचित हो जाए। ठीक है, चलिए 6वां पॉइंट है इसमें, प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति तथा सभा, कार्य परिषद और विद्या परिषद के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति जो उनके पश्चात ऐसे अधिकारी या सदस्य बने जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे। समझ आ गया है इसमें क्या है? तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इसमें मेन चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें बोला गया है कि इसमें जैसे ही आपका जो पहला कुलाधिपति होगा, पहला कुलपति होगा, पहला सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद के जितने भी पहले मेंबर्स या व्यक्ति होंगे जो उनके पश्चात ऐसे अधिकारी या सदस्य बने जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे। 7वां इसमें पॉइंट है, विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और उनकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद लगाएगा और उस पद वाद लगाया जाएगा। तो कुछ काम का नहीं है। अब देखो इसमें एक प्रावधान ऐड हुआ था 3 का करके, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में आपको विशेष उपबंध इसमें दिए गए थे। तो इसमें लिखा है, पहला इसमें आपका पॉइंट है कि धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन स्थापित जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात होगा और उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के कश्मीर खंड तक सीमित होगी। तो आपको इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है, आपसे प्रश्न बनेगा कि किस धारा के तहत जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय किया गया। तो धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन, पहली चीज़ तो आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होगा ही कि कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा, तो कश्मीर में ही होगा। समझ आ गया है? चलिए फिर इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जो एक निगमित निकाय होगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू कश्मीर राज्य संघ राज्य क्षेत्र के जम्मू खंड तक विस्तारित होगी। तो इसकी जो पहला हमने क्या देखा था, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो कश्मीर का कहाँ पर होगा विस्तार, कश्मीर तक ही होगा। और जम्मू का कहाँ तक होगा, तो जम्मू तक ही होगा। समझ आ गया है? चलिए फिर तीसरा इसमें है, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के जम्मू खंड के क्षेत्र के संबंध में जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की आस्तियों और दायित्व के रूप में अंतरित हो जाएंगी। कुछ काम का नहीं है। फिर इसमें है, जम्मू खंड के क्षेत्र के संबंध में जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा की गई समझी जाएगी। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आपको वैसे इसमें एक चीज़ याद रखना है, अगर जम्मू खंड के संबंध में कोई चीज़ होगी तो उसको कौन सा विश्वविद्यालय देखेगा, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय देखेगा। फिर इसमें है, जम्मू खंड के क्षेत्र के संबंध में जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित कोई बात या जारी की गई विधिक कार्रवाई जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया गया या जारी की गई समझी जाएगी। तो कुछ ऐसा इसमें विशेष काम का नहीं था, जो काम का था मैंने आपको बता दिया। मेनली आपको इसमें क्या याद रखना, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 विश्वविद्यालय मेन रूप से स्थापित किए गए थे, हरि सिंह गौर, गुरु घासीदास और हेमवती। तीनों के आपको आधिकारिक क्षेत्र याद होने चाहिए, किस राज्य में है और कहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको इसको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको बस जम्मू कश्मीर का आपको याद रखना है कि किस धारा के तहत इसका गठन किया गया था, तो इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब इसमें एक प्रावधान और है 3 खा, जिसमें बिहार राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए थे। तो कौन कौन से विशेष उपबंध किए गए थे उनको भी एक बार हम देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो पहला उपबंध इसमें लिखा हुआ है, धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन स्थापित बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि नाम चेंज करके वर्तमान में क्या नाम रख दिया है, दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। किस धारा के अधीन चेंज किया गया है, धारा 3 की उपधारा 4, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिण में
राज्य पर विस्तारित होगी। ठीक है, कुछ काम का नहीं, बस आपको नाम याद रखना है। फिर इसमें है, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जो निगमित निकाय होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर में राज्य क्षेत्र पर विस्तारित होगी। तो आपको इसमें भी एक स्टार बनाना है। आपसे पूछ लेगा कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, तो किस राज्य में किया गया था? बिहार राज्य में स्थापित किया गया था। तो इतना समझ आ गया है आपको कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। चलिए, फिर हमने 2 राज्यों के विशेष प्रावधान देख लिए हैं। अब देखो, अब इसमें 3 गा में है आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। का में क्या देखा था? जम्मू कश्मीर। खा में क्या देखा था? बिहार। गा में हम क्या देख रहे हैं? आंध्र प्रदेश। तो आपको इसका क्रम भी याद होना चाहिए। इसमें लिखा है एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर होगा। तो जो आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसका क्षेत्र कहाँ पर होगा? संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर होगा। तो इसमें आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। फिर इसमें है 3 घा आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके तहत? 3 घा के तहत। फिर 3 डा में क्या है? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखना है। चलो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा, जिसकी आधिकारिता का विस्तार इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट संपूर्ण लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पर होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो लद्दाख में की गई है। किस अधिनियम के तहत? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत। प्रावधान मतलब किस बोलना चाहिए कि किस रूल के तहत है, किस धारा के, हाँ किस रूल में? तो 3 डा के तहत। इतना समझ आ गया है। तो चलिए एक बार हम जितना हमने पढ़ लिया एक बार हम पूरा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा है? पहली बात तो कब आया? 2009 में आया। संख्यांक क्या है? 25 है। पारित कब किया गया है? 20 मार्च 2009। लागू कब किया गया है? 15 जनवरी 2009। भारत गणराज्य के किस वर्ष में आया है? 60वें वर्ष में। पहले रूल में हमने देख लिया संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। अब दूसरे रूल में क्या है? परिभाषाएं दी हैं। तो परिभाषाओं को मैंने बहुत अच्छे से देख लिया था। फिर रूल 3 में क्या है? विश्वविद्यालयों की स्थापना। क्या दिया हुआ है? विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ है, कितनी अधिकारिता उसकी है, क्या कहाँ पर हेडक्वार्टर में है। तो सारा कुछ हमने इसमें देख लिया है। और इसमें कुछ जो विशेष प्रावधान थे 3 का, 3 गा, 3 घा, 3 डा, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमको देखना है रूल 4, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रभाव दिया गया है। तो रूल 4 को करने से पहले मैं आपको और 1-2 चीज़ बता दूं कि आपको थ्योरी क्लासेस की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। इसके नोट्स आपको खुद से ही बनाने रहेंगे। आपको हमारे एमसीक्यू सीरीज़ की आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसमें मिल जाएगी। आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और मैं एक चीज़ और आपके लिए बता दूं कि अगर आपने इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपका ऑलमोस्ट पूरा अधिनियम आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको यूट्यूब से कहीं से भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप पूरा यूट्यूब पर आप रिसर्च कर लेना, आपको पूरा जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। हिंदी में आपको ना के बराबर आपको मिलने वाला है। तो आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को इसका लाभ हो सके और हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। तो अब हम एक काम करते हैं कि आज की क्लास पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम रूल 4 से कल की क्लास में अपना जारी रखेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप अभी मत पूछिए, हम आपके लिए अलग से एक डाउट सेशन लेके आएंगे, तो उसमें हम आपके सारे डाउट को कवर कर लेंगे।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।